हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द जो है वो नई वीडियो लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए। यूनिट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 की। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 कंप्लीट हो चुका है, तो वीडियोस फटाफट जाके देखिए। कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। तो आज हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की यूनिट 2, जो डील करेगी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। हम आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड 19 1A को जो है वो डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस जो है वो इन पर बन सकते हैं। तो देखिए शुरू करें। देखिए, discuss the scope and limitations of Article 15 of the Indian Constitution. How has the judiciary interpreted the clause on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth? आर्टिकल 15 की जो है ये वर्डिंग्स हैं, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताइए। जो विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बताया था। आप जानते हैं कि इनिशियली बहुत ज़्यादा इस पे था कि क्यों अलग से इनको जो है वो बनाया जा रहा है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो हम सब कुछ पढ़ेंगे कि आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। आर्टिकल 14 कहता है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो जहाँ पर ज़रूरी है इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए वहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 15 क्लॉज 5 जो है वो कैसे होगा। आर्टिकल 15 के बारे में बात करता है कि कैसे वो जो है क्लासिफिकेशन को परमिट करता है उसी ग्राउंड्स के साथ। तो हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। देखिए, आर्टिकल 15 जो है वो पार्ट 3 का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखें वो क्या करता है, एक जनरल प्रोहिबिशन की वो बात करता है। बहुत ध्यान से लेके चलिए। द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जिन ग्राउंड्स को ये लोग कवर कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स का अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वॉयलेशन होता है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का वॉयलेशन मानेंगे कि इन ग्राउंड्स पर कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है बेटा वो अलाउड नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है किसी और ग्राउंड पे इससे अलग, तो फिर वो दूसरी जगह फॉल करेगा, इसमें फॉल नहीं करेगा। तो आपको कह रहा है कि आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। समझ में आई बात। पब्लिक प्लेसेस का एक्सेस दिया गया है। नोट सिटीजन शेल बी डिनाइड एक्सेस टू पब्लिक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यूज ऑफ वेल्स, दिस मेंटेन्ड बाय स्टेट। क्यों बनाया गया है। पहले जो है ऐसा होता था कि ये तो जो गांव में बना हुआ है, वेल बना हुआ है, कुआं बना हुआ है, इसको सिर्फ यही लोग यूज़ कर सकते हैं, उस कास्ट के लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं स्टेट अगर किसी चीज़ को मेंटेन कर रही है, चाहे कोई शॉप हो, चाहे कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई एंटरटेनमेंट की जगह हो, कोई बाथिंग घाट्स हो, आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, वो सबके लिए है। आगे आइए। तो हमने कहा कि ये जो है सोशल डिसेबिलिटीज़ को हटाने के लिए हमने जो है इसे कदम उठाया। सबका हक है। हम कहते हैं कि देखिए ना, ये जो है एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी राइट एब्सोल्यूट तो नहीं होता है, साथ में कुछ ना कुछ होती हैं चीज़ें। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशंस हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो बात करते हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अफर्मेशन जो है वो अलाउड है। ठीक है ना। ये जो है 14 में तो दिया गया है ऑल पर्सनस के लिए, पर ये है सिर्फ सिटीज़न के लिए। अब जो है ये कहता है कि रेगुलेट बिहेवियर को किया जा सकता है। अब आर्टिकल 15 को अगर मैं आपके लिए समझाऊं, तो आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 1 है वो आपको क्लियर कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्लॉज 2 भी आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर रहा है कि आप किसी को यहाँ जाने से रोकेंगे नहीं। आपको आर्टिकल 15 कह रहा है कि ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलेगा। आर्टिकल 14 जो है वो सबको मिल रहा था, पर 15 इज़ ओनली फॉर द सिटीजन्स। अब आप आगे को समझिए। आगे की वो क्या बात कर रहा है कि 15 क्लॉज 3 पे हम आएंगे धीरे धीरे। अब पहले आप इसकी इंटरप्रिटेशन देख लीजिए, क्योंकि हमने अलग अलग लिया है ना। मैंने एक तरह से नहीं लिया कि पूरा ही आर्टिकल 15 डिस्कस कर दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन थे वैसे वैसे मैंने इसके आपके लिए लिया है। तो व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट किया है, कई ज़्यादा केसेस में भी आया है। तो आप सबसे पहले देखिए, मैं आपके लिए केस लेकर आई हूँ। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक दोये राजन। 1951 का बेटा ये केस है। इस केस ने स्टक डाउन किया था कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस को, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में की जाती थी आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में, जिसकी कारण जो है वो 15 क्लॉज 4 जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ। थोड़ा सा जान लें इस केस के बारे में। इस केस के फैक्ट्स कैसे थे कि मद्रास गवर्नमेंट ने ना एक नोटिस निकाला, एक ऑर्डर निकाला, और उसमें ये कहा कि स्टेट में
जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें हर कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो इस गवर्नमेंट ऑर्डर को जो है वो बेटा क्या किया गया था, चैलेंज किया गया था। दिस गवर्नमेंट ऑर्डर वाज चैलेंज, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर, सिर्फ कम्युनल लाइंस पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि इस गवर्नमेंट ऑर्डर को स्ट्राइक आउट किया जाना चाहिए, और इसी के कारण जो है वो 15 क्लॉज 4 जो है वो पिक्चर में आया। अब यूजुअली बच्चे मुझसे एक सवाल पूछते हैं, मैम व्हाट इज़ कास्ट, व्हाट इज़ क्लास। ब्राह्मण और ये सब चीज़ें जो हैं दैट इज़ कास्ट, आप अनपढ़ हैं दैट इज़ क्लास, ठीक है ना, आप पढ़े लिखे हैं दैट इज़ क्लास। तो इसी के कारण से 15 क्लॉज 4 आया। 15 क्लॉज 4 बेटा किस बारे में बात करता है, 15 क्लॉज 4 इस बारे में बात करता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससी एसटी के लिए, इन 3 ग्रुप्स के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है उनके एडवांसमेंट के लिए। तो देखते हुए हमने जो है इसको किया। एंड व्हाट डज दैट मीन, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 व्हाट डज दैट मीन, दैट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके जो है एडवांसमेंट के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अलाउड है। फिर इन्होंने जो है इलेक्टोरल रूल्स जो कि रिलीजन के बेस पे किए जाते थे उसे स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर एक और केस आया कि कोर्ट हेल्ड दैट सर्विस कंडीशंस फॉर एयर होस्टेस बेस्ड ऑन सेक्स टर्मिनेशन अपॉन मैरिज वर वॉयलेटिव। बिल्कुल वॉयलेटिव है कि सेक्स के बेसिस पे आप वॉयलेशन नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो लोग एयर होस्टेस हैं, जो लोग जो हैं नर्सेज हैं, उनके लिए तो स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। फिर एक और केस आया जिसने कहा कि जहाँ पे वुमेन को बार किया गया वर्किंग इन दी एस्टैब्लिशमेंट सर्विंग एल्कोहल वॉज स्ट्रक डाउन। द कोर्ट हेल्ड दैट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मस्ट नॉट बिकम पेट्रियार्कल ओवररीच की, ठीक है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन दैट इज वन पॉइंट, बट आप उसको पेट्रियार्की रूप में नहीं कर सकते कि खाली मेल ही जो है वो उसको कर सकता है। तो ओनली को जो है बड़े जजमेंट्स के साथ जो है उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि ग्राउंड्स जो है वो नहीं होने चाहिए डिस्क्रिमिनेशन के, तो हम उसे अलाउ नहीं करते हैं। अब देखो 15 क्लॉज 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। बेटा 15 क्लॉज 3 आपको क्या कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। क्या वर्डिंग्स हैं उसकी, Nothing in this article shall prevent state from making any special provision for women and children. Women and children के लिए कोई special provision जो है वो बनाए जा सकते हैं, और वो क्या कहते हैं invalid नहीं होंगे। ये exception है कि आप ऐसा काम कर सकते हैं upliftment के लिए, इसे हम affirmative action मानते हैं, तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। अब देखिए कुछ केसेस आए कि स्पेशल हॉस्टल्स फॉर फीमेल स्टूडेंट्स वर अपहेल्ड, ठीक है। अडल्ट्री का ना मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देना चाहती हूँ यहाँ पर। हालांकि अब तो देखो 497 आईपीसी ना वाज ऑलवेज क्वेश्चनड। अगर आपने पढ़ा है ना आईपीसी, तो 497 ऑफ आईपीसी वाज ऑलवेज इन क्वेश्चन। कोर्ट ने कहा कि अडल्ट्री जो है ना उसमें विमेन जो है वो पनिशेबल नहीं कहलाएंगी। तो ये प्रोविजन हमेशा से ना बहुत लाइमलाइट में रहता था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंटरप्रिटेशन देते हुए, हमारी सोसाइटी में विमेन की एग्जिस्टिंग पोजीशन को ध्यान में रखते हुए हमें विमेन को ऐसी इम्यूनिटी देना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो इसलिए कोर्ट ने कहा 497 में जो प्रोटेक्शन दी गई है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में जो है वो फॉल करेगी। लेटर उसको हटा दिया गया, दैट ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पॉइंट, बट उन्होंने कहा कि इसमें चैलेंज किया गया। उन्होंने कहा कि प्रोटेक्टिंग वुमेन डज नॉट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ इक्वालिटी ड्यू टू आर्टिकल 15 क्लॉज 3। तो अब जो है ये आया 30% ऑफ रिजर्वेशन इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वॉज अपहेल्ड स्टेटिंग दैट इक्वालिटी समटाइम्स रिक्वायर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज ऑलवेज अलाउड, दैट कैन नेवर बी अ क्वेश्चन। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। उन्होंने जो है वो बताया कि जो 15 क्लॉज 3 है उसका ब्रॉडर विजन है इक्वालिटी का, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्टिव ना होके उनको एक रियल एंड इफेक्टिव इक्वालिटी जो है वो लेनी है, ठीक है ना, एक पैरिटी मेंटेन करने के लिए, वो ये कहते हैं। 15 क्लॉज 4 पे आओ, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से ऐड हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको कहते हैं कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। मैंने आपको बताया है ना किसके लिए, 3 ग्रुप्स के लिए, एससी बीसी एससी एंड एसटी, उनके एडवांसमेंट के लिए। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। फिर जो आता है वो आता है आर्टिकल 15 क्लॉज 5, जो इनेबल करता है कि स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं कहाँ पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इंक्लूडिंग प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस में, बट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अभी उन्होंने यहाँ पे कवर नहीं किया है। उन्होंने कहा ये अफर्मेटिव एक्शन है। बेटा ये अफर्मेटिव एक्शन क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहते हैं कि हमें उनके एडवांसमेंट, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए।
समझ में आई। और कभी कभी वो आपसे पूछ लेते हैं कि स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब जो है वो कहाँ पर बताया गया है। तो स्केड्यूल कास्ट के बारे में 341 आर्टिकल डील करता है, ट्राइब के बारे में 342 डील करता है, जो कि SC ST को अलग अलग लेवल पे जो है वो डिफाइन करता है। समझ में आ गई बात आपको? तो उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो इसमें कवर की। उसके बाद हमारे पास आता है एक इंदिरा साहनी का जजमेंट। पहले दिन से ही इस जजमेंट ने जो है वो बहुत कहते हैं ना कि इज्जत ली है, बट कभी कभी जो है इसके चीज़ों को जो है वो इग्नोर भी किया गया है। ये केस जो है 1993 में आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसमें ना उन्होंने ये कहा था कि कास्ट को डिटरमाइन करते हुए हम बैकवर्ड क्लासेस जो है ना, बैकवर्डनेस जो है उसको डिसाइड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लास एंड मोर बैकवर्ड क्लास का डिस्टिंक्शन भी वैलिड है, उन्होंने ये चीज़ कही थी। उसके बाद एक पीए इनामदार इनामदार का केस आया, तो पहले आप देख लो। इन्होंने कहा इस केस में अपहेल्ड कर दिया गया रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। इसके बाद हम उसी पे आने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। क्लैरिफाई उन्होंने किया कि 15(4) एंड 16(4) जो है वो एक्सेप्शंस नहीं है, बट दे आर पार्ट ऑफ द इक्वालिटी प्रिंसिपल, दे फॉल अंडर अफर्मेटिव एक्शन, प्रोटेक्टिव क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह से। और इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगी, और आप क्रीमी लेयर को जो है वो यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बेटा यहाँ पर आया। इसके बाद ना TMI पाई फाउंडेशन का केस आया, जिन्होंने कहा कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी को उन्होंने क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि एडमिशन्स किए जाएंगे। फिर आया अशोका कुमार ठाकुर का केस 2008 का, जिसने कहा 15 क्लॉज 5 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जो है वो अपहेल्ड किया। उन्होंने कहा 93rd अमेंडमेंट जो है उससे OBC रिजर्वेशंस प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो सकता है। हाउएवर उन्होंने माइनॉरिटी को, जो क्योंकि ऊपर नॉन माइनॉरिटी लिखा है ना, उनको जो है वो इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद आया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि जिसने कहा कि 10% EWS रिजर्वेशन होना चाहिए और उस बेसिस पे दिया जाना चाहिए, बेशक वो 15 क्लॉज 1 में लिस्टेड नहीं है। अब ना मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अभी तक वो मैटर पेंडिंग है कि अब ना क्या होता है कि इंदिरा साहनी कहता है 50% से ज़्यादा नहीं होगा, तो हमने रिजर्वेशन को कैटेगराइज कर दिया। पर इसके बाद तो वो 60% हो गया, क्योंकि 10% इन्होंने और EWS को दे दिया। तो आज तक वो केस पेंडिंग है, उस पर हुआ नहीं है, पर EWS को अब रिजर्वेशन दिया जा रहा है। क्या प्रमोट करता है? सब्सटैंटिव इक्वालिटी करता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 5 जो है वो बताता है कि हमें किस तरह से इक्विटी की नीड है, वो ऑटोनॉमी और इक्विटी को बैलेंस करके चलते हैं। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस आए? उन्होंने कहा कि कास्ट बेस्ड क्राइटेरिया जो है वो कहीं ना कहीं डिवीजन लेके आता है। क्रीमी लेयर जो है हमने उसको एक्सक्लूड तो किया ही किया है, बट वो SC ST पे लागू नहीं होना चाहिए। बेटा यही मुद्दा जो है ना वो बहुत लंबे समय तक चलता रहा। यही मुद्दा जो है वो बहुत लंबे समय तक चलता रहा कि क्या हमें इंक्लूड करना चाहिए और क्या हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो जो ये सारे केसेस है ना, इन सारे केसेस में बहुत सवाल उठे थे कि 50% रिजर्वेशन से जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल, जो ये वाला केस था ना कि प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है रिजर्वेशन पॉलिसी होना चाहिए एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो चैलेंज किया गया। बल्कि ये भी कहा गया अशोक कुमार ठाकुर के केस में तो कि प्राइवेट जो है ना उसमें बूम है, तो एजुकेशन से ही दुनिया में सब कुछ हो सकता है। बहुत टाइम उस टाइम इंजीनियरिंग एंड लॉ कॉलेजेस का बेटा स्कोप जो है वो बढ़ा हुआ था। ठीक है, तो चीज़ों को करते 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 ना एक जगह पे चीज़ आके रुक गई, और वो चीज़ आके यहाँ पे रुक गई कि अब जो ये 60% हो गया है हम इसका क्या करें। ठीक है, तो आज तक ये चीज़ पेंडिंग ही है, अभी तक ये चीज़ डिसाइड नहीं हुई है। तो अभी तक देखते हैं क्या डिसीजन आता है। तो उन्होंने जो है वो कहा कि आप जो है 10% EWS को दीजिए। उसी तरह से क्लॉज 6 जो है वो ऐड हुआ था। अब देखो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो वो कोड स्टोन है इंडिया के इक्वालिटी कोड के लिए। मेन क्लॉजेस जो है वो कहते हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेशन प्रोहाइबिट करना है, विमेन चिल्ड्रन के लिए आप बना सकते हैं, सोशल जस्टिस अफर्मेटिव एक्शंस के लिए लेकर आ सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से जो है वो आप चीज़ें जो है वो ध्यान में रखेंगे। तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ प्रोहाइबिशन एंड प्रमोशन, नॉट ओनली प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट, पर वो एम्पावर भी करता है कि जो ग्रुप्स डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, मतलब कि जिन ग्रुप्स की तरक्की नहीं हो पा रही, उनके एडवांसमेंट के लिए भी हम जो है वो प्रोविजन बना सकते हैं। अब आ जाओ, देखो आर्टिकल 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि कैसे जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है वो चीज़ें आ पाई। वो हमें कहता है कि क्या एक्सेप्शन है, कैसे रिजर्वेशन होगा, बैकवर्ड क्लास और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होगा, किस तरह से जो है वो इक्वालिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है पिक्चर में आई।
सबसे पहले तो मैं आप सबके लिए एक चीज़ बता देती हूँ। आर्टिकल 16 जो है वो बड़ा भाई है और आर्टिकल 15 जो है वो छोटा भाई है। सोचो कि मैम क्या कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। आर्टिकल 14 इज द मेन एलिमेंट, उसके अंदर आर्टिकल 15 है और फिर उसके अंदर आर्टिकल 16 है। तो आप चीज़ों को ऐसे समझिए, आई एम मेकिंग अ सर्कल फॉर यू, लाइक दिस इज आर्टिकल 14, this is article 15 and this is article 16, this is article 16 and what you need to understand कि एजुकेशन के नौकरी के लिए आपने पहले तो जो है 15 में बात करी एजुकेशन की, अब आप बात करें नौकरी की, तो हम कहते हैं 15 इज़ अ छोटा भाई, 16 इज़ अ बड़ा भाई, 14 जो है वो ब्रॉड है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन दिया है। 15 जो है वो बात करता है कि हमें इक्वालिटी करना है, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहाइबिट करना है, बट 16 जो है वो समवेयर दैट इज़ लिमिटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट मैटर्स। 16 जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिजर्वेशन के बारे में बात करता है कि क्या डोमिसाइल कोटा होगा कि नहीं होगा, क्या रेजिडेंस के बेसिस पर मिलेगा कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्या प्रमोशन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो वी हैव फर्दर मेनी क्लॉजेस। क्लॉज 1 जो है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है, क्लॉज 2 ग्राउंड्स देता है, क्लॉज 3 जो है वो रेजिडेंस के बारे में बात करता है, क्लॉज 4 जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करता है, क्लॉज 4A प्रमोशन के बारे में बात करता है, क्लॉज 4B जो है वन फील्ड वैकेंसीज के बारे में बात करता है, क्लॉज 5 जो है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है, क्लॉज 6 जो है वो EWS के बारे में बात करता है। तो कहीं ना कहीं वो हमें कहते हैं कि आर्टिकल 16 की कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के वक्त जो BR अम्बेडकर थे ना, उन्होंने रिजर्वेशन को कॉम्पनसेटरी बेनिफिट्स के रूप में दिया था। उन्होंने ना सोसाइटी को कुछ सेक्शंस ऐसे दिए थे जो कहीं ना कहीं उनको लगता था कि सोसाइटी के कुछ सेक्शंस हमेशा से डिस्क्रिमिनेट होते आ ही रहे थे, तो स्टेट के लिए ज़रूरी हो गया था कि अब जो है वो हमें रिजर्वेशंस जो हैं वो देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो इस तरह से जो है ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, इस तरह से ये आर्टिकल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो देखिए आर्टिकल 16 क्या है। आर्टिकल 16 है स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ व्हाट ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ इक्वालिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, सिटीजन्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, तो ये सारी चीज़। तो अब आगे देखिए 1 क्या करता है। इट गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन मैटर रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। डिस्क्रिमिनेशन करता है, प्रोहाइबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दिस। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट में। फिर वो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ऑन दीज ग्राउंड्स। फिर वो कहता है कि लॉ बनाया जा सकता है रेजिडेंस के लिए, डोमिसाइल हमेशा बेनिफिट मिलता ही है, तो वो स्टेट को कहता है कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करें अपॉइंटमेंट के लिए जो कि बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा, वो नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे। 4A कहता है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SCs एंड STs इफ़ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, अगर वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो उनको उन प्रमोशंस में भी बेनिफिट मिलना चाहिए। 4B कह रहा है कि कैरी फॉरवर्ड जो है अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज जो है वो कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए, पर 50% सीलिंग लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब आर्टिकल 16 कैसे इंश्योर करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो जो है वो कहता है गारंटी करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। वो जो है बताता है कि अपॉइंटमेंट होना चाहिए अच्छे से, कोई दिक्कत ना हो। वो कहते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन हो जाए। वो कहते हैं कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना हमें करना चाहिए। तो ये हमें ग्राउंड्स देते हैं। ठीक है, अब देखो वो आपको क्या कह रहा है कि वो क्वेश्चन था कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 16। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और केस लॉ हैं, आप देखिए। पार्लियामेंट अलाउ करता है कि डोमिसाइल और रेजिडेंस बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो सर्टेन स्टेट्स में हो सकते हैं। वो कहते हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है कुछ जगह ना जो है ऐसा है कि रिजर्वेशन है। कहते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए करो, सोशल जस्टिस के लिए आप ये चीज़ करो। वो कहते हैं रिलीजियस पोस्ट एग्जाम्शन जो है वो है दैट डज नॉट प्रिवेंट लॉज प्रिस्क्राइबिंग दैट अ पर्सन प्रोफेस अ पर्टिकुलर रिलीजन फॉर अपॉइंटमेंट टू अ रिलीजियस ऑफिस। अगर किसी जगह पर किसी हिंदू की ज़रूरत है, हिंदू टेम्पल है, तो हिंदू ही जाएगा ना बेटा, और कोई कैसे चला जाएगा। पहले तो आप ना चीज़ों को समझो, फिर पहले तो आप इसे देख लो, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो देखो उन्होंने आपको क्या चीज़ें बताई, ध्यान से समझना।
आर्टिकल 16 क्लॉज 1 जो है ना बेटा, वो सिटीजन्स को अवेलेबल है, दैट इज़ अवेलेबल टू सिटीजन्स। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 हमें क्या कहता है कि स्टेट के अंडर जितनी भी पोस्ट हैं, जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, उनमें एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना ज़रूरी है। वो हमें कहता है तो वो सारे ही ऑफिसेस, सारे ही जॉब्स जो कि स्टेट के कंट्रोल में आते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के लिए देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दोज हु आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। तो वहाँ पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। आर्टिकल 15 में देयर वर 5 ग्राउंड्स, पर अगर मैं अब आ जाऊँ, मतलब वो आपको कह रहे हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में दे आर सेइंग देयर आर 7 ग्राउंड्स। वहाँ पर रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, और यहाँ पर 2 ग्राउंड्स जो हैं, मतलब 3 ग्राउंड्स जो हैं वो और ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान में रखो। अब आते हैं कि 16 क्लॉज 2 क्या कहता है। 16 क्लॉज 2 कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि इसी के बेसिस पर एक कैंडिडेट जो है मैं उसको लूँगा या नहीं। पर अगर इसमें से 7 ग्राउंड्स जो कि दिए गए हैं, इसमें से 7 ग्राउंड्स के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन चाह कर भी नहीं कर सकते हैं, तो वो तो आप कर ही नहीं सकते। फिर आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 जो आपको कहता है रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास ना बेटा पावर है, पार्लियामेंट हैज़ दी पावर कि वो रेजिडेंस के बेसिस पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये एक्सेप्शन है, यू नो दिस इज़ द एक्सेप्शन। वो कहते हैं कि इसके भी बेटा 2 फोल्ड रीज़न है कि किसी भी स्टेट में ऐसे रीजंस होते हैं जो बैकवर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे सेक्शंस होते हैं जो लोग बैकवर्ड होते हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट की स्पीड बहुत ही स्लो होती है। आप अपनी जगह ही देख लो, कई जगह आज पानी भी नहीं है बेटा, कहाँ हम बिस्लरी पीते हैं। ठीक है, तो सोर्सेज नहीं है, जहाँ पर डेवलपमेंट के ऑप्शंस बहुत कम हैं। तो वो कहते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट अस टॉक अबाउट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ना एक जगह है बस्तर, वहाँ पे ना डेवलपमेंट की स्पीड जो है वो बहुत स्लो है, वेरी स्पीड स्लो। ठीक है ना, तो अगर वहाँ रहने वाले लोगों को हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। स्पीडी डेवलपमेंट उनका हो सके, उनकी जो है डेवलपमेंट को हम एक्सेलरेट कर सकें, और अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें क्या ही गलत है बेटा, इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा तो हमें करना ही चाहिए। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टेट, तो यही आर्टिकल क्लॉज 2 का जो है बेटा वो एजेंडा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब पहले आप केस देखिए, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस हीरालाल। द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 16 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2 डू नॉट प्रोहिबिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन एज लॉन्ग एज दिस डज नॉट वायलेट इक्वालिटी। तो वो नहीं, ठीक है, इक्वालिटी नहीं वायलेट करे तो वो भी नहीं करे। कोर्ट ने कहा है कि मोर देन 50% जो है अगर होता है तो वो इक्वालिटी को वायलेट करता है। अब आप आ जाओ 16 क्लॉज 4 रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड। क्या पर्पज़ है, पहले आप इस चीज़ को समझ लो। 16 क्लॉज 4 जो है ना, वो सोसाइटी के जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन है ना, जिनको नहीं मिलता सपोर्ट, उनकी सोशल और इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है ना, उसके लिए वो जो है दिए गए हैं पावर, और उसी के लिए जो है इस पोस्ट को क्रिएट किया गया है। यहाँ पर बेटा एक टर्म यूज़ की गई है, बैकवर्ड क्लास। ठीक है, वो कहते हैं इसमें बैकवर्ड क्लास में प्लीज़ अंडरस्टैंड दे इंक्लूड SCs एंड STs, दे इंक्लूड SCs एंड STs, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इसमें SCs और STs दोनों इंक्लूड हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की वैलिडिटी को लेकर बहुत क्वेश्चंस उठे थे, बहुत क्वेश्चंस उठे थे कि जैसे बैकवर्ड क्लास कौन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, क्या एक्सटेंट होगा, क्या सीलिंग लिमिट होगी। तो उन क्वेश्चंस को आंसर करते हुए कोर्ट्स ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है उसमें पावर दी गई है कि कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व की जा सकती हैं बैकवर्ड क्लास के लिए, कि उनका जो है जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं है। इस क्वेश्चन को एक बहुत अच्छे केस में आंसर किया गया था, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963। इस केस में उन्होंने 2 कंडीशन दी गई थी कि बैकवर्ड क्लास जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, या वो बैकवर्ड क्लास जिसकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उन्हें हम जो है वो बैकवर्ड मानेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, टू अपलिफ्ट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यही दो चीज़ें मैंने आपको जो है वो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में बताई हैं। कंडीशंस उसने लगाया कि क्लास जो है वो बैकवर्ड होना चाहिए, उनका जो है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, स्टेट की डिस्क्रिशन है वो रेलिवेंट डाटा से जो है वो
चीज़ें बना सकती है। कमिंग टू द वेरी लैंडमार्क जजमेंट, रिजर्वेशन पे था, उन्होंने कहा 16 क्लॉज 4 जो है वो एक्सेप्शन नहीं है, बट कहीं ना कहीं फैसिट है 16 क्लॉज 1 का। सीलिंग लिमिट उन्होंने लगाई, क्रीमी लेयर को उन्होंने एक्सक्लूड किया। उन्होंने कहा कि स्टेट के पास पावर है कि वो एक डाटा बना ले कि कौन उनके कंसर्न स्टेट में जो है वो क्या है, बैकवर्ड है। तो उसके बाद हमारे पास केस आता है एक बड़ा अच्छा एम नागराज का। एम नागराज का केस भी जो है वो वक्त के साथ काफ़ी आया, और कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, जिन्होंने कहा कि आपको जो है बैकवर्डनेस पे, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन पे, और जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी देख के रीअफर्म किया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशंस इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। उन्होंने कहा कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो आप इस केस को याद रखेंगे। जर्नेल सिंह का आया कि क्रिमिनल का प्रिंसिपल एसटीज पे भी अप्लाई करता है। उन्होंने कहा दैट देयर इज़ अ नीड टू, उन्होंने रिमूव किया नीड टू बैकवर्डनेस अगेन फॉर एसटीज जिनको ऑलरेडी बैकवर्ड एक्नॉलेज किया गया उनको नहीं करेंगे, जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है हम उन्हें लेंगे। फिर अब उसके बाद आते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे, कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं होता कि आइडेंटिकल अपॉर्चुनिटी, पर इसका मतलब होता है फेयर अपॉर्चुनिटीज़। तो मैरिट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बट सोशल जस्टिस को भी हमें ध्यान में रखना है। कुछ केस लॉज और आए कि अपॉइंटमेंट जो है वो प्रमोशंस इंक्लूड करता है। रिजर्वेशन के लिए जो है वो इस केस ने डोर ओपन किए। फिर उन्होंने कहा कि प्रमोशन रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये आया 16(4) AA आया। उन्होंने कहा, फिर उसके बाद हमारे पास देवदासन का केस आया। उन्होंने कहा मैरिट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड इफ रिजर्वेशन आर एक्सेसिव। अगर रिजर्वेशन एक्सेसिव है तो मैरिट को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो किया जा सकता है। फिर उसके बाद केस आया हमारे पास कि जिसने कहा शेड्यूल कास्ट जो है वो एक होमोजीनियस ग्रुप है, सब क्लासिफिकेशन जो है वो अलाउड नहीं है। और आप जैसा जानते हैं कि हाल ही में हमारे पास एक लैंडमार्क जजमेंट आया था जिसने ये कहा था कि अब जो है वो सब क्लासिफिकेशन जो है वो अलाउड है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, कभी कभी आपके पेपर में आ जाता है कि मंडल कमीशन केस बताइए, तो इंदिरा साहनी का केस जो है वो बेटा मंडल कमीशन केस है। इंदिरा साहनी का केस इज़ फेमसली नोन एज मंडल कमीशन केस, ठीक है। तो आप इन चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मैं एक बार देख भी लेती हूँ कि कुछ और इसमें से बचा तो नहीं है। बस आपको याद रखना है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हो, और एसटी के सब क्लासिफिकेशन के लिए मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को चेक किया गया, उनके लिए अपलिफ्ट करने के लिए जो है स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए। 1 अगस्त 2024 को 7 जजेस बेंच का जो है वो डिसीजन आया, जिन्होंने कहा कि सब क्लासिफिकेशन विद इन दी दिस कैटेगरीज जो हैं वो परमिसिबल हैं, सब क्लासिफिकेशन। इस इशू को हालांकि चंपक दोयराजन वर्सेस के केस में जो है वो किया गया था, बट अभी तक जो है वो कहीं ना कहीं सब क्लासिफिकेशन को इन्होंने अलाउ किया है। तो बस आप इन चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखेंगे। और जो ये केस आया था ना 2024 का 7 जजेस बेंच, इसका नाम था स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स। स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स। फिर वो ईवी चिन्नैया वाले जजमेंट को जो है वो उन्होंने पिक्चर में लिया था, जो पहले से आया हुआ था। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो बस वो यही बात कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जुडिशल इंटरेस्ट टाइक बैलेंस करते हैं, सोशल जस्टिस जो है वो हो जाए, ये सारी चीज़ें। नाउ अब हम आते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट दूसरे क्वेश्चन पे, जो हमने कहा था कि आज हम कुछ टॉपिक्स लेंगे, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 1A। सो नाउ कमिंग टू दिस वन, तो वो आपको क्या कहता है, स्कोप क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, और कैसे जो है वो प्रेस का रोल है। तो देखिएगा, आप सब जानते हैं 19(1)(a) किसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम, 19(1)(a) बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्लॉज 2 में दिया गया है कि कोई चीज़ जो कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट के लिए दिया गया है। तो दीज आर दी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो कहते हैं ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये राइट जो है दैट इज़ अ बैकबोन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हर बच्चा लॉ का अपने घर में ये दे दे, तुम मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते, आई हैव अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो चलिए, तो इसके कि हमारे पास हक है, वी कैन स्पोक, वी कैन राइट, प्रिंट, इस तरह से।
तो जुडिशरी ने इस राइट को बहुत वाइड मैनर में इंटरप्रेट किया है। सबसे पहले आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 19(1)(a) में इंक्लूड किया। लैंडमार्क जजमेंट जिसने स्ट्रक डाउन कर दिया जर्नल पे जो बैन लगा था, जो अपने बात को लिखना चाहते थे, स्ट्राइक आउट कर दिया। राइट टू साइलेंस, बिजॉय इमानुअल, याद है कि क्या कहते हैं, नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे, स्कूल से रिस्ट्रिक्ट वो कर दिया था, क्या कहते हैं, रेस्टिकेट कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कि उनको पनिशमेंट मिली, तो कोर्ट ने कहा कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, दे हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसी में आता है, जिसे लेटर कोडिफाई कर दिया गया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में। तो यूपी वर्सेस राजनारायण का केस था, जिसने कहा कि पीपल हैव द राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। तभी तो लोग आजकल जो है इतनी आरटीआई लगा के चीज़ें जो है वो पता कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि कमर्शियल स्पीच में जो है वो इंक्लूड किया जाता है एडवर्टीजमेंट्स, बिजनेस कम्युनिकेशंस। तो टाटा प्रेस लिमिटेड का एक केस है जिसने कहा कमर्शियल स्पीच इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है। उसके बाद आर्टिस्टिक फ्रीडम, ये सारे जजमेंट्स आप आंसर में लिख देंगे कि फिल्म्स आर अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड अनलेस देयर इज अ क्लियर डेंजर टू द पब्लिक ऑर्डर। तो सेंसरशिप से पास होता है, हम उस बात को बना नहीं करते, बट कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना चाहिए कि मतलब आप चेक कर लो कि ऐसा कुछ ना हो। हाल ही में जैसे, मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको कब देखने मिलेगी, हाल ही में जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन की बात की गई है कि इतना वल्गर कंटेंट होता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपको कह रहे हैं कि जो स्कोप है आर्टिकल 19(1)(a) का वो बहुत एक्सपैंड हुआ है टाइम के साथ। ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, ये हम सबको पता है, मैंने आपको बता दिया है। क्लॉज 2 रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, तो वो क्या कहता है, वो स्टेट को कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं इन ग्राउंड्स पे। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, इन ग्राउंड्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। कहते हैं व्हाट इज़ रीजनेबलनेस, रीजनेबलनेस आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड नॉट डिसअप्रोप्रिएट। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप लगा सकते हो, इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी के लिए आप लगा सकते हो, पर ऐसे नहीं कि कभी भी। तो उन्होंने कहा अप्रॉक्सीमेट कनेक्शन होना चाहिए स्पीच और डेंजर के बीच में। कहा कि पब्लिक ऑर्डर पर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कभी कभी लगाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट को जो है प्रूव करना पड़ेगा कि रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है। श्रेया सिंगल के केस में 66A आईटी एक्ट को जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया गया था क्योंकि वो वेग था और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को वॉयलेट करता था। फिर एक केस आया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस नहीं किया जाएगा अगर कभी कोई क्लियर कट पब्लिक का जो है वो थ्रेट नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा। अब इसके बाद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एक बहुत ऐसी चीज़ बन गई हैं, तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो हैं वो आती ही आती हैं कि जिससे ना हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमा है कि उनको रेगुलेट करना चाहिए। हाल ही में 28 अप्रैल को जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को एडमिट किया था, एक्सेप्ट किया था, जिसने डिमांड किया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो ऑब्सीन कंटेंट को जो है वो शो किया जाता है उसके लिए रेगुलेशंस बने। जो रेगुलेशंस बने हुए हैं वो उतने इनफ नहीं है, इसीलिए जो है वो और रेगुलेशंस बनाए जाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर ही चुके हैं। उसके बाद रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं, आईटी रूल्स हैं जिन्होंने कहा कि ऑब्लिगेशंस लगाए गए सोशल मीडिया पर कि अनलॉफुल कंटेंट नहीं आएगा। ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं आएंगी। तो जुडिशियल व्यू क्या है, कोर्ट्स ने कहा कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हेट्रेड, हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो कहीं ना कहीं आप उसे जो है वो प्रिवेंट किया जाना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जानी चाहिए। अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो रिस्ट्रिक्शंस 19(2) में देखी जाए। ठीक है, ब्लैंकेट बैन्स आप लगा सकते हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ आती है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेस। प्रेस जो है वो आप सबको पता है एक्ट एज अ फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, जो कि इंश्योर करता है। तो हमें जो है ये बात पता होनी चाहिए कि पब्लिक डिबेट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, पर चीज़ों का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन क्या है, हम कह रहे हैं कि सेपरेटली जो है वो प्रेस वाले की बात कहीं की नहीं गई है, बट वो कहीं ना कहीं इंक्लूड है 19(1)(a) में। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जिसने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड करता है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस इन पब्लिशिंग, एडिटोरियल इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि भाई उनकी वायबिलिटी को आप ध्यान में रखो, और उन पे वो कहीं ना कहीं उनका अपना है, वो कर सकते हैं उस चीज़ को। कह रहे हैं दी प्रेस इज सब्जेक्ट टू दी सेम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है दैट कैन नॉट यूज लॉज टू कर्ब सर्कुलेशन इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, थ्रेट टू प्रेस फ्रीडम, सेंसरशिप, सेडिशन लॉज, डिफेमेशन, लाइसेंस लॉज, ऑल दे आर रिस्ट्रिक्ट प्रेस फ्रीडम। रिसेंट कंसर्न क्या है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको चीज़ों को
ध्यान में रखना है कि वो फैलाया ना जाए। तो कहते हैं फ्री प्रेस जो है वो एसेंशियल है, पर ध्यान में रखो कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के कर रहे हो। उन्होंने कहा कि प्रेस फ्रीडम होना चाहिए पर बैलेंस्ड मैनर में, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखा, तो आपको सबसे पहले ये बात पता चली दैट दीज आर दी राइट, दे आर अवेलेबल टू सिटीजन्स। और आपको याद रखना है कि हम इसको फॉस भी कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो बैकग्राउंड क्या था कि हमारी कंट्री में ना 200 से ज़्यादा साल तक फॉरेन रूल के अंडर हम चले। तो अब जब लोगों के पास फंडामेंटल जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, तब कोई चीज़ ही नहीं थी, तो आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन आया, आर्टिकल 19 सिटीजन को दिया गया। आप ये बात जानते हैं कि ये सब स्टेट के अगेंस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है वो सिटीजन्स के राइट के बारे में बात करते हैं कि उनको लिबर्टी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमें दी गई है। तो अब जो है ना कहीं जो है वो 19(1) की ही अगर मैं बात करूँ तो वो 3 राइट सिटीजन के कवर करता है कि रिसीव द राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, राइट टू एक्सप्रेस देयर ओन आइडियाज़ एंड कहीं ना कहीं सीक्रेसी, राइट टू कीप एनी कम्युनिकेशन एज अ सीक्रेट। तो कहीं ना कहीं वो रिसीव, एक्सप्रेस और सीक्रेसी 3 वर्ड है जिन्हें आपको ध्यान में लेके चलना है। तो अब फॉर एग्जांपल आप 377 आईपीसी ले लो, जिसमें बहुत रिसेंट डेवलपमेंट हुई है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केसेस में, जिन्होंने बात की डिस्क्रिमिनेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी के बारे में कि दे हैव राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, उनको भी जो है रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। तो धीरे धीरे जो है ये केसेस आए, जैसे राइट टू रिमेन साइलेंस की हाई स्कूल के असेंबली में नेशनल एंथम ना गाने पर तीनों बच्चों को जो है वो निकाल दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया। बच्चों ने जो है वो हाई कोर्ट में अप्लाई किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये हाई कोर्ट ने कहा ये डिसरिस्पेक्ट है। पर जब स्पेशल लीव पिटीशन बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट के आगे लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनोवा रिलीफ जो है बिलीफ था उनका, वहाँ के लोग जो है वो मानते हैं कि वो किसी और से, भगवान से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें जो हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने ऐसा कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है। इनफैक्ट जो है नेशनल एंथम, नेशनल ऑनर एक्ट के अंडर भी ऐसा कुछ उनको नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स राइट टू रिमेन साइलेंट एज वेल। तो वो इम्प्लाइड है उनकी फ्रीडम में, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस जो हैं वो हमने पढ़े कि भाई ये चीज़ों को आपको ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, एक बहुत अच्छा केस था ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इस केस में क्या हुआ था ना कि मतलब बेसिकली ये था कि इसको बहुत इलेबोरेट इन्होंने किया कि कोई आइडिया है, किसी के आइडिया पर कोई बेस्ड है या कुछ आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस केस को ना इलेबोरेट करते हुए केस आया था सकल पेपर्स का, जिसने ये बात कही कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है दैट इज़ अ स्पीसीज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उन्होंने कहा इसीलिए ना ये सारा का सारा जो प्रेस है ना, ये आर्टिकल 19 में जो है वो रेगुलेट होता है। तो इसीलिए बहुत सारे राइट्स जो कि एक्सप्रेसली 19(1) में मेंशन नहीं है बेटा, वो सारे राइट्स 19(1) में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कवर है। चाहे राइट टू रिमेन साइलेंट का हो गया, चाहे फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, चाहे राइट टू एक्सप्रेस योर व्यूज़ हो गए, या फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट हो गया। हम ये तो नहीं कह रहे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट राइट है, बट स्टेट के पास ये पावर है कि वो जब कोर्ट के सामने केस जाता है तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली किसी भी मैनर में मान लो, ये सारे के सारे उसी में फॉल करते हैं। और इसकी एक चीज़ याद रखना दैट देयर आर टोटल 8 रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी केस। बहुत जल्दी आपके लिए यूनिट 3 में लेकर आऊँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कोई डाउट है या नहीं भी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। टेक केयर एवरीवन।